नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है नाथ के गढ़ पर ध्यान। बीजेपी का नया प्लान क्या है? भारतीय जनता पार्टी का नया प्लान, इस खबर को देखिए तो समझ आएगा, फिर इस पर चर्चा करें। मध्य प्रदेश की राजनीति में छिंदवाड़ा का नाम कमलनाथ परिवार से जुड़ा रहा है। इस सीट पर करीब 4 दशक उनका और उनके परिवार का कब्जा रहा। 2024 में बीजेपी ने पहली बार इस किले को ढहा दिया। अब पार्टी इसे खोने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बिहार में बम्पर जीत के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश संगठन को नए कलेवर देने में जुटी है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने छिंदवाड़ा पर स्पेशल फोकस किया है। जी हाँ, छिंदवाड़ा को नया संगठनात्मक संभाग बना दिया है, जो पहले जबलपुर का हिस्सा था। छिंदवाड़ा संभाग के प्रभारी बनाए गए हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, जो संगठन का मजबूत चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी इसे फ्यूचर प्लान मानकर आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है। नए दायित्व में जरूर हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश के कोने कोने में मेरे आदिवासी समाज के भाई और बहन रहते हैं और हमारे अन्य समाज के भाई और बहनों को सीधे संपर्क करके संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन को मजबूत बनाने का हम काम करेंगे। छिंदवाड़ा, मंदसौर और निमाड़ में जो इन्होंने संगठन के नए संभाग बनाए हैं, यहाँ पर इनकी हालत बहुत पतली है। छिंदवाड़ा को उन्होंने फोकस रखा है क्योंकि उन्हें डर है कि वहाँ पर जो इनके निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक रही है, इसलिए इन्होंने इसको फोकस पे रखा है। ऐसा ही मंदसौर में है, ऐसा ही इन्होंने निमाड़ में किया है। कमलनाथ के बड़े कद और छिंदवाड़ा में उनके प्रभाव को बीजेपी आज भी बड़ी चुनौती मानती है, तभी तो अभी से वो छिंदवाड़ा पर ध्यान लगा रही है। कमलनाथ के पारंपरिक किले पर बीजेपी का फोकस बताता है कि आज भी वहां नाथ और उनके परिवार की जड़ें कितनी गहरी है। 2028 और 29 पर बीजेपी ने फोकस तो किया है, लेकिन कमलनाथ भी लगातार छिंदवाड़ा को लेकर रणनीतिक और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। सियासी गणित चाहे जो हो, छिंदवाड़ा अब भी कमलनाथ के लिए सम्मान, प्रतिष्ठा और भविष्य की सियासत का केंद्र है, जिसे वो किसी भी कीमत पर अगले चुनाव में युद्ध क्षेत्र नहीं बनने देना चाहते। अब देखना होगा कि छिंदवाड़ा में कमल और नाथ की लड़ाई क्या रंग दिखाती है। कमलनाथ आज भी मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में एक अलग नाम है, और बात जब छिंदवाड़ा की आती है तो जाहिर है कि भले भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपना लोकसभा चुनाव जीत लिया हो, लेकिन आप याद कीजिए विधानसभा चुनाव को, स्थिति अलग थी। सब कुछ करने के बाद भी कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी उस तरह सेंध नहीं लगा पाई। शायद यही चुनौती है, इसलिए एक नया संभाग का गठन कर दिया। और सुमेर सिंह सोलंकी, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य भी है और बाद में उनको महामंत्री भी बनाया, अब संगठन की जिम्मेदारी यानी सांगठनिक तरीके से भी उस संभाग का प्रभारी बना दिया। एक अकेला संभाग नहीं बनाया, बल्कि 2 और संभाग मंदसौर और निमाड़ भी बनाया। इसका मतलब ये कि बीजेपी 28 की तैयारी में दिखाई दे रही है, 28-29 की। लेकिन क्यों आखिर ये अभी से तैयारी करना पड़ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बंसल न्यूज के 3 वो सुलगते सवाल। क्या छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कमलनाथ आज भी सबसे बड़ी चुनौती है? क्या बीजेपी का 2028 और 2029 का प्लान नाथ की ताकत के आगे टिक पाएगा? क्या कमलनाथ और कांग्रेस आने वाले चुनाव जीतकर बीजेपी को रोक पाएंगे? तो बिल्कुल सही बात है, यही है कि बीजेपी को क्या कमलनाथ रोक पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और कमलनाथ, नकुलनाथ भी वहां जमीन पर दिखाई देते हैं। अब मिलिए उन मेहमानों से। मेरे साथ मौजूद है इस समय गोविंद गुर्जर, वरिष्ठ पत्रकार है। गोविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही अवनीश बुंदेला जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। गुलरेज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गोविंद जी, सबसे पहले जब हम छिंदवाड़ा की बात करते हैं, आप भी लंबे समय तक कवर करते रहे, हम लोग कर ही रहे हैं, तो आज भी छिंदवाड़ा ये तो कहा जाता है कमलनाथ का गढ़ है, और गढ़ में सेंध लगाई भारतीय जनता पार्टी ने, ये बात भी सच है। लेकिन कमलनाथ नहीं थे चुनाव में, नकुलनाथ थे।
मनोज जी, देखिए, एक चीज़ कही जाती है कि जीतना उतना बड़ी बात नहीं है जितना कि जीत पर काबिज रहना, और यही बीजेपी को शायद ख्याल आया है। इसी वजह से एक बड़ी फील्डिंग बीजेपी ने वहाँ की है। सुमेर सिंह सोलंकी जी, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी राज्यसभा सांसद हैं, उनको जिम्मेदारी दी है वहाँ का प्रभार संभालने की। और छिंदवाड़ा कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले से पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी, सिर्फ छिंदवाड़ा वाला किला नहीं ढह पाया था, लेकिन लास्ट चुनाव में छिंदवाड़ा भी ढह गया। अब बात वही है कि वो जो जीत, जो सपना था बीजेपी का कि आखिरी कील ठोकने का, वो कील फिर से ना निकल जाए और फिर से काबिज ना हो जाए, तो ये तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कमलनाथ जी का जो अपना वर्चस्व क्षेत्र में, चूँकि अब संभाग बना दिया गया है, कोई ये एक सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे तो उस शहर को का गौरव ही बड़ा है, क्योंकि छिंदवाड़ा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश भर में जानते हैं कि कमलनाथ एक बड़े नेता हैं, छिंदवाड़ा से आते हैं। अब संभाग बनाया है, इम्पोर्टेंस उसको दिया जा रहा है, तो बीजेपी अपना एक गौरव समझेगी कि उस जीत को भी कायम रखे, और यही वजह है कि एक बड़ी फील्डिंग वहाँ पर जमाई गई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और बड़ी फील्डिंग का मकसद ये भी है कि अभी भी कहीं ना कहीं डर तो सताता रहता होगा भारतीय जनता पार्टी को भीतर से। गुलरेज शेख जी से समझ लेते हैं, फिर हम अवनीश जी से इस पर विस्तार चर्चा भी करेंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख, ये अभी तो खैर आप बड़े उत्साह में हैं, बिहार आपने जीता, और ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बहुत पहले से अपनी सांगठनिक तैयारी शुरू कर देती है। उसी का उदाहरण है कि कल जब हम देख रहे थे कि संभागीय प्रभारी आपने बनाए तो 3 नए संभाग बना दिए, लेकिन छिंदवाड़ा पर ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है क्योंकि सुमेर सिंह जैसा चेहरा है। हालांकि अलग अलग जो निवाड़ की बात कर रहे हैं, मंदसौर 2 और नए संभाग आपके हैं, तो इसको कैसा देखें, चुनौती के बतौर देखें या डर? नहीं, ये न डर है न चुनौती है। इसका लक्ष्य एक ही है कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जिसकी वजह से होता क्या है, जब विकेंद्रीकरण होता है तो फिर जो डिसीजंस होते हैं संभागीय स्तर के वो क्विकली होते हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्विक रिजॉल्व होती है, और जो चीज़ों पर मॉनिटरिंग होती है वो ज़्यादा सक्षम तरह से होती है, ज़्यादा सशक्त रूप से होती है, और अच्छी मॉनिटरिंग होती है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, और हमको लगातार आशीर्वाद भी जनता का इसीलिए मिलता है। और जहाँ तक छिंदवाड़ा विशेष की बात है, देखिए, छिंदवाड़ा बहुत लंबे समय तक इग्नोर रहा, और छिंदवाड़ा के जो आदिवासी भाई बहन थे उनको बहुत सारी शिकायतें थी कि उनके काम नहीं होते थे, बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट्स जिस प्रकार से आने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे, जो ह्यूमन इंडेक्स होते हैं उसमें वो क्षेत्र विशेष पिछड़ा हुआ था। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही सरकार ने यह निर्णय लिया कि ये इसको अगर हम संभाग बनाते हैं तो संभागीय हेडक्वार्टर के नाते उस शहर का भी और आसपास के क्षेत्रों का भी विकास ज्यादा अच्छा होगा। अब जहां तक बात है सुमेर सिंह सोलंकी जी की, देखिए, सुमेर सिंह सोलंकी जी कोई जिसको कहते हैं बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून नहीं हुए हैं। एक साधारण पृष्ठभूमि के, आदिवासी पृष्ठभूमि के पढ़े लिखे प्रोफेसर व्यक्ति हैं, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्राउंड लेवल पर जाके काम करते हैं। पार्टी ने उनको इसलिए बनाया क्योंकि वो आदिवासी वर्ग की जो समस्याएं हैं उनसे अच्छी तरह से अवगत हैं, उन लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोग हैं, ताकि वो संगठन और सरकार के माध्यम से ज्यादा लोगों की सेवा कर सके। तो ये सब मद्देनजर किया है। आपका कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि उन्होंने तो एक व्यक्ति विशेष को और परिवार विशेष की भभूति बना दिया था कि कमलनाथ का गढ़ है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा कांग्रेस जो थी वो तो अलग ही चलती थी, उसको एमपीसीसी से अलग माना जाता था, सारे निर्णय जो होते थे कमलनाथ लेते थे। तो इस प्रकार से जनता का नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा जनता की राजनीति रही है, और उसी चलिए, जनता की राजनीति भी रही है और चुनाव जीतने की राजनीति भी है, इसीलिए बरसों पहले से आप लोग पहले से तैयारी में लग जाते हैं। अवनीश जी, यही चुनौती कांग्रेस के सामने होती है। ये तो सच है कि बिहार के परिणाम ये बता रहे हैं कि एक बहुत बेहतर तरीके से तैयारी की गई, मैनेजमेंट प्रबंधन जिसे कहा जाता है। और आप देखिए कि जैसे बिहार के चुनाव हुए, इत्तेफाक इसे माना जाएगा, उसी रात को संभागीय प्रभारियों की सूची जारी कर देती और बैठक भी हुई, बाकायदा वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के बैठे, यानी तैयारियां शुरू हो गई। देखिए मनोज जी, ये तो मैं स्वीकार करता हूँ कि हम बिहार के परिणाम जो थे वो चौंकाने वाले, ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा विषय हम उस पर बात करें अगर, तो मैं तो जैसे मित्र गोविंद गुर्जर जी ने कितना सही कहा
कि आपने उसका गौरव बढ़ाया छिंदवाड़ा का, और मुझे भी खुशी हो रही है कि चलो आपने कमलनाथ जी का कद, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कमलनाथ जी के कद को स्वीकारा है, कभी उसको नकारा नहीं। इस बात का मैं सम्मान भी करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ भाजपा को। और मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के लिए अगर राजनीति में कोई नाथ है तो मेरे लिए कमलनाथ है, ठीक है साहब। और कमलनाथ जी का जन्मदिन भी 2-3 दिन में आने वाला है, तो हम तो ये कहते हैं कमलनाथ जी के लिए भाजपा ने रिटर्न गिफ्ट दिया है। हो सकता है कि अगर आप संगठन प्रभारी वहाँ बना के भेज रहे हैं तो क्योंकि छिंदवाड़ा के जो सांसद हैं बंटी साहू जी, उनकी तो कार्यशैली हम सब देख चुके हैं। जैसे वो चुनाव जीतने के पहले थे वैसे ही हो गए हैं बिल्कुल। फालतू के बयानबाजी करना, शराबबंदी, शराबखोरी के व्यापार में लिप्त रहना, ये चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर, क्योंकि आप देखें जब वहाँ पर जहरीला कप शराब पीने से 2 दर्जन बच्चे मरे तो उस समय विवेक बंटी साहू जी कहाँ थे। उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम प्रभारी महोदय बैठेंगे, क्योंकि प्रभारी भी हम धन्यवाद देते हैं भाजपा को, ये कितना बढ़िया प्रभारी बना के भेजा। प्रोफेसर भी थे, मैं सुमेर सिंह जी की सराहना करता हूँ। सुमेर सिंह जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, प्रोफेसर भी थे वो, ठीक है। और वो आदिवासी वर्ग से आते हैं तो आदिवासी वर्ग का दर्द समझ सकते हैं वो, ठीक है। और साथ में वो राज्यसभा सांसद है, मतलब मैं मानता हूं कि हल्का व्यक्ति नहीं, एक मजबूत नेता को भेजा है भाजपा ने। इससे मैं ये मानता हूं कि हो सकता है छिंदवाड़ा, क्योंकि कमलनाथ जी ने कभी छिंदवाड़ा का अपने आप को नेता नहीं माना। वो हमेशा कहते हैं मैं और मेरा परिवार छिंदवाड़ा के हम सेवक हैं। उन्होंने हमेशा छिंदवाड़ा की सिर्फ सेवा की है। आप देखें आज भी वो चुनाव हार गए, लेकिन आप चेक करिए मनोज जी, आपका तो नेटवर्क बहुत अच्छा है, आज भी कितने सारे लोगों के हॉस्पिटल के बिल वो अपनी जेब से भरते हैं। आप जाके पता करें, नागपुर के जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ इस पे किसी के बाईपास होती है, आप चाहे वो एक वोखाड हॉस्पिटल है और भी कई हॉस्पिटल में चेक कर लें आप, तो कमलनाथ जी की कार्यशैली है। और मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि धन्यवाद देता हूँ भाजपा के संगठन का, हेमंत खंडेलवाल जी का, कि उन्होंने कम से कम छिंदवाड़ा की दुर्दशा को स्वीकार किया कि जब से विवेक बंटी साहू जी जीते हैं तो छिंदवाड़ा की वास्तव में दुर्दशा जो हुई है, वो दुर्दशा है या बीजेपी दशा और दुर्दशा को सुधारने के लिए उन्होंने एक अच्छा प्रभारी बना के और भेजा दशा को बेहतर भी, और हम धन्यवाद देते हैं उसको। और उम्मीद करते हैं कि इससे कांग्रेस और भाजपा मिलकर छिंदवाड़ा के लिए कंस्ट्रक्टिव काम कर पाएंगे, सकारात्मक काम। हर जगह राजनीति की जगह नहीं होती। मैं लौटता हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हम भी यही चाहते कि विकास परक, विकास मूलक काम होते रहना चाहिए। वैसे छिंदवाड़ा की बात तो गोविंद जी विकास के लिए होती है, छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा भी होती है। लेकिन एक चीज हमने देखा कि 2023 के चुनाव में भी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कमलनाथ की विधानसभा जीते, कमलनाथ खुद भी जीते वहां से, और बाकी विधानसभा भी सब कांग्रेस के खाते में आई। तो बीजेपी के लिए चुनौती विधानसभाओं की है या लोकसभा की? देखिए, बीजेपी के लिए चुनौती क्या है क्या नहीं है इस बारे में स्पष्ट तौर पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, तो नामुमकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए फिलहाल के दौर में देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि 2 गढ़ हैं कांग्रेस के, 2 बड़े नेता हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। उम्र का तकाजा भले ही कुछ भी हो, लेकिन आज भी वो उनकी दखलंदाजी, उनका वजन पार्टी में लगातार है। उनके क्षेत्र पर अगर बात की जाए तो राजगढ़, राघोगढ़ जो है वो एक सेफ सीट है कांग्रेस के लिए, लेकिन बड़ी मुश्किल से इस बार बचा पाए राघोगढ़ भी। और वहाँ से जो कैंडिडेट थे दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, जिनकी प्रशंसा बीजेपी के लोग भी करते हैं, खुले मन से नहीं तो पीछे से करते होंगे, तो उनका ऐसा अपना इमेज होने के बाद भी वो चुनाव हारते हारते बचे, वहाँ पिछली बार बच गए। और छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा एक अवैध किला था कांग्रेस के लिए, लेकिन उसको भी भेज दिया बीजेपी ने। तो बड़ी बात यह है कि जैसा हर जगह नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। छिंदवाड़ा को विकास के मॉडल के तौर पे हमेशा दशकों से पेश किया है कमलनाथ जी ने खुद ने। तो अगर बीजेपी ने इनिशिएटिव लिया है कि उसको गौरवान्वित किया है अपना संभाग बनाकर, जो कांग्रेस को करना चाहिए था, शायद। इसमें क्या जनजाति वोटर की चिंता है? बिल्कुल सुमेर सिंह को पहुंचाना और जनजाति वोटर वहाँ, वो सारा ट्राइबल बेल्ट है, और सुमेर सिंह सोलंकी जी जाने माने नेता हैं और बड़ी पकड़ के नेता हैं, और उनको राज्यसभा सांसद पहले बनाया गया, अब वहाँ का प्रभार दिया गया है। तो बीजेपी की रणनीति वाकई कहेंगे कि बड़े विजन के तौर पे छिंदवाड़ा क्षेत्र में दिखाई देगी आने वाले समय में। बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? आप बोलिए। गुलेश शेख जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन ये तो सच है कि छिंदवाड़ा का मॉडल सब जगह, आप लोग भी चर्चा करते रहे, भले
पर्दे के पीछे बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये कह तो रही कि नहीं, कमलनाथ का अपना कद है, कमलनाथ का अपना एक मॉडल है जो दिखाई भी दिया, और इसीलिए आपने बहुत फोकस किया, उसमें कोई बुराई नहीं है, करना ही चाहिए, यही तो आपकी ताकत है। नहीं, देखिए, कमलनाथ जी ने शुरू में जरूर वहां पर विकास किया था, मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन बाद में जब से नकुलनाथ की पिक्चर में एंट्री होती है तो चीजें क्या हो गई थी। नकुलनाथ किसी से मिलते नहीं थे, किस प्रकार से एक एक करके कमलनाथ के साथियों ने भी नकुलनाथ को क्यों त्यागा। अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय जो हैं वो विवेक पंडित साहू के विषय में बहुत कुछ कह रहे थे, जो कि गलत बात है, असत्य बात है। लेकिन फाइनली नकुलनाथ के विषय में जो कहा जाता है तो वो तो गोविंद गुर्जर जी से पूछ लीजिए, वो जानते हैं कि किस प्रकार से उनका आचरण था लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, और किस प्रकार से कांग्रेस वहां टूटी, कमलनाथ कांग्रेस टूटी, छिंदवाड़ा कांग्रेस टूटी, वो क्यों टूटी। तो कमलनाथ जी ने शुरुआत के पीरियड में जरूर वहां काम किया था, लेकिन बाद में जिस तरह से पिछड़ने की या पिछड़ाने की होड़ लग गई थी, जनता जो थी वो आजिद आ चुकी थी। और एक बात और भी है कि वहां पर भी जो विकास होता था, लोग काम होते थे, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल जो उनसे जुड़े हुए थे, उनके परिवार से जुड़े हुए थे, उन लोगों का काम होता था। बाकी लोग तो भटकते रहते थे। आपको स्मरण होगा, खुद कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब एक आदिवासी बच्ची का रेप होता है, गैंग रेप होता है, 7 दिन तक वो बिटिया भटकती रहती है, उसके परिजन भटकते रहते नहीं हैं, मैं कोई FIR नहीं, आप ठीक नहीं था वहां है, पर। जी जी जी, कहिए अपनी तो बात। ये था छिंदवाड़ा मॉडल कमलनाथ जी का। अब आप समझिए कि क्या था वो नहीं, छिंदवाड़ा मैंने मॉडल वहां की पे कवर किया है, होती मैं भी उनकी नहीं है। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं खबर एक बार मैं जब कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं, आम जनता के बीच में पहुंचा तो ये तो लोग कहते हैं कि वो हेल्प तो, मदद तो सभी की करते हैं, और शायद यही तो बीजेपी समझती है। देखिए, हर नेता को मदद करनी चाहिए, जिसकी जितनी पॉकेट डीप हो उतनी मदद करनी चाहिए। अब ये बात सच है कि कमलनाथ जी की पॉकेट्स जो हैं वो बड़ी डीप हैं, तो कुछ लोगों की मदद करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आप बात करोगे तो जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी समस्या थी। मैं बता रहा हूँ ना कि एक FIR लिखवाने के लिए अगर महिला भटकती है मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में, तो क्या कहोगे उसको आप। तो इसीलिए एक रिपरकशन था, उनके जी, बेटे चल। का जो आचरण था हाँ। उसके खिलाफ एक विस्फोटक स्थिति थी कांग्रेस के अंदर भी और छिंदवाड़ा में आपने, भी। चलिए, तो आपने उस उसके नब्ज को नतीजे पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया, और 2000 इससे पहले जो 2024 के चुनाव हुए, अवनीश जी, आपके हाथ से वो सीट फिसल गई, और आप देखिए कि विधानसभाओं पर भी नजर है बीजेपी। जी जी, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हम बिहार चुनाव के बाद बैठे हैं, तो बिहार और महाराष्ट्र चुनाव जो है निर्णय, जो नतीजे चौंकाने वाले हैं कांग्रेस के लिए, मनोज जी। लेकिन एक बात मैं बोलूं, अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर आता हूं, 3 स्टेट के चुनाव एक साथ थे, ठीक है, लेकिन आप देखें उस तरह की शर्मनाक हार हमको मध्य प्रदेश में, हम हारे, 66 विधायक हम जीत के लाए, लेकिन वैसी शर्मनाक हार जैसी हमको बिहार में मिली है, 6 सीटें। आप सोचें महाराष्ट्र में 55 से सीधा हम कहाँ है 15-16 पर, ऐसी हार। ठीक है, हम मान रहे हैं हम हारे, हम सरकार नहीं बना पाए। आपका कहना है कमलनाथ थे इसलिए, कमलनाथ का फैक्टर था सर, मैं मानता हूं, और ठीक है, और 2 अन्य जो राज्य थे ना, उसमें हमारी इतनी बुरी दुर्गति इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वहां दोनों राज्य में सिटिंग सरकारें थी, छत्तीसगढ़ में और कहां पर, और राजस्थान में। लेकिन अब जिस ढंग से बीजेपी चुनाव लड़ रही, देखिए मैं इस चीज को बड़े कंस्ट्रक्टिव वे में कह रहा हूं आज कि हमें सीखना पड़ेगा और हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। जिस, अब उसको चाहे आप SIR का वो कह लें या वोट चोरी कह लें या EVM कुछ भी कह लें सर, लेकिन जिस ढंग से चुनाव लड़े जा रहे हैं ना सर, अगर कमलनाथ जी नहीं होते ना सर, मैं आपको दावे से कह रहा हूं सर, तो शायद मध्य प्रदेश में आज हम 30 सीटों पर बैठे होते। रिकॉर्ड बनता है, मतलब उनके रहते मेहनत की आप लोगों ने? सबने मेहनत की, ये कमलनाथ फैक्टर था कि हम एक सम्मानजनक हार की तरफ पहुंचे, नहीं तो स्थिति ये है। बिहार में कमलनाथ जैसे नेता नहीं थे, इसलिए आज बिहार में क्या है, बिहार में तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के भी लाले पड़ गए। अगर एक विधायक यहां वहां हो गया सर, आप भी जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं मिलेगा, किसको, विपक्ष को। ये हालत है बिहार में। यही स्थिति आप देख लें कहां पर हुई, महाराष्ट्र में। मतलब अब जो है अमित शाह एंड कंपनी का चुनावी गणित और चुनावी जो मैनेजमेंट बहुत अलग लेवल का हो गया सर, बहुत अलग लेवल का। मतलब कोई नॉर्म्स नहीं, कोई नहीं। चुनाव के बीच में 10,000 रुपए डल सकते हैं सर। पहले आपको याद है आचार संहिता की घोषणा होने के बाद, मनोज जी आपको याद है कि निर्माण कार्य, सरकारी निर्माण कार्यों पर भी रोक लग जाती थी कि जिससे चुनाव प्रभावित। अब आप बताएं, चुनाव की घोषणा हो जाती है, चुनाव की घोषणा, प्रचार चल रहा है और बीच में खातों में पैसे डल जाते हैं। मैं आज खुले मन से कह रहा हूं,
मुझे नहीं मालूम कि मेरी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन सब निर्णयों का हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन ऐसे निर्णयों का हमें विरोध करना चाहिए। ये भी तो एक चीज है कि आप देखिए चुनाव से कितने पहले वो सुमेर सिंह सोलंकी को वहां पहुंचा रहे हैं। मैं आज तो दोनों यही तो मैं सर आज दोनों चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। मैं कमलनाथ फैक्टर को कनेक्ट कर रहा हूं, और मैं इसलिए अपन ने बिहार का आपने शुरुआत में कहा था, मैं कंस्ट्रक्टिव बात कर रहा हूं। मैं देखिए आज सुमेर सिंह सोलंकी जी को वहां भेजा तो कमलनाथ फैक्टर उन्होंने स्वीकार किया, और मैंने कहा ना सुमेर सिंह सोलंकी जी कोई नौसिखिया नेता नहीं है, पारंगत नेता है और बड़े नेता हैं। और ये मान ले, मैं तो इसमें ये मानता हूं कि कुछ भला छिपा है, मतलब हो सकता है छिंदवाड़ा के जो जनता के, जो कमलनाथ जी, देखिए कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के अभी स्वभाव की मेरे मित्र बात कर रहे थे बीजेपी प्रवक्ता, मुझे उनके स्वभाव के बारे में कहने का मतलब सूरज को रोशनी दिखाने के, आपको मालूम, गुर्जर जी को मालूम कि कितने सौम्य स्वभाव के, चाहे वो हो चाहे नकुलनाथ जी हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और जहां तक कमलनाथ जी के मददगार स्वभाव की बात है, साहब मैं क्या बोलूं, स्वर्गीय बाबूलाल गौड़ जी कह के गए हैं कि कमलनाथ जी ने क्या मदद की। ठीक है, अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने एक बयान दिया जबलपुर कार्यक्रम में, शिवराज सिंह चौहान जी ने निरंतर कहा कि कमलनाथ जी ने भूतल परिवहन मंत्री रहते हुए, वाणिज्य कर मंत्री रहते हुए हमेशा सहयोग किया। तो देखिए मैं आज बीजेपी प्रवक्ता से ये कहना चाहूंगा गुलरेज जी से कि हर जगह राजनीति नहीं की जाती दोस्त। हम तो इस बात को ऐसा मानते हैं कि अगर आज सुमेर सिंह सोलंकी को वहां भेजा है और अगर छिंदवाड़ा को अलग से संभाग बनाया है, वो छिंदवाड़ा जो बहुत, देखिए छिंदवाड़ा बेसिकली बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जैसे इंदौर हैं या भोपाल हैं, आप देखें छिंदवाड़ा उतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा ने वो नाम कमाया, उस नाम के पीछे गुलरेज जी ने भी स्वीकारा, क्या कमलनाथ जी ने विकास किया, उनके बेटे के समय विकास नहीं हो सकता, हम स्वीकार करते हैं कुछ कमी रह गई हो नकुलनाथ जी के कार्य में, शायद इसलिए जनता ने हमको नकार दिया। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात आपने, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार हम मेहनत करेंगे ना, जीतेंगे। गुलरेज से बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। देखिए अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल होके बात करो और कांग्रेस के मित्र की बात करें तो ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में तो होड़ लगी है हारने की, कि कौन कितने कम नंबर से हारा। मतलब आप बिहार तक बता रहे हो कि बिहार में ये स्थिति हो गई, और आप बता रहे हो कि महाराष्ट्र में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाना की मुश्किल है, मध्य प्रदेश में इतनी बुरी हालत नहीं है। कितनी बुरी हालत है, अगर 20-20 साल के बाद आप लोगों की स्थिति ऐसी है और इसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो ऐसा विपक्ष हमको हमेशा मिले। वो बता रहे कि आपने अभी से जो तैयारियां शुरू कर दी, वास्तुस्थिति बता रहा हूं आपको, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में मालूम है। देखिए आप ईवीएम के ऊपर, मैं आपके चुनाव लड़ने का तरीका ही बता रहा हूं ना कि अमित शाह जी कैसे बीच में चुनाव आयोग के ऊपर बात करें, लेकिन आप ये बात नहीं करता कोई कांग्रेसी कि कांग्रेस मेहनती पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक निठल्ली, जिसको शब्द कहते हैं, मैं सही शब्द का चयन नहीं कर पाया, ये बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है, हमें जरूरत नहीं है जी। निठल्ली पार्टी है जो परिश्रम नहीं करती, जो मेहनत नहीं करती। और इनके नेता देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कांग्रेस में यदि कोई मेहनत करता है, क्योंकि प्रवक्ता करते हैं, कम से कम वो ईमानदारी से जाके टेलीविजन पर कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। आप ये बताइए मुझे कि जिन कमलनाथ जी की आज हम बात कर रहे हैं, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ाया गया था पिछला विधानसभा का, आप ये बताइए कि चुनाव के 8 दिन पहले भी जमीन पर कौन कांग्रेसी काम कर रहा था, कौन से बड़े नेता की रैली हो रही थी, राहुल गांधी की कितनी हुई थी, आप फाइल निकाल के देख लीजिए। बता दीजिए मनोज जी, आपको देखा कई बार कमलनाथ जी के साथ लाइव में जुड़ते हुए, आपने उनका मतलब चार्टर्ड में बैठ के भी आपने शरद जी ने कई बार इंटरव्यू किया। और देखिए कमलनाथ जी का आपने देखा, कमलनाथ जी ने पूरे सरकार गिरने के बाद 3 साल लगा। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, मैं इसलिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने कहा कि कमलनाथ जी पिछले विधानसभा चुनाव में, आप देखिए उतनी बुरी हार नहीं हुई क्योंकि कमलनाथ जी थे, तो क्या कमलनाथ जी की जरूरत है अभी हर जगह? मैं तो कहता हूँ उनके आशीर्वाद की हर जगह जरूरत है सर। देखिए ठीक है, आज जीतू पटवारी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जीतू पटवारी जी के साथ कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी जैसे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद, सहयोग की बहुत आवश्यकता, वो दे भी रहे। आप देखेंगे जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी बहुत लकी इस विषय में कि उनको इन सब नेताओं का सहयोग मिल रहा है। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप मेरी बात नहीं समझे क्या, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस ढंग से अब चुनाव अमित शाह एंड कंपनी लड़ रही है, अमित शाह एंड कंपनी कहा मैंने, मोदी को उससे अलग रखा है, अमित शाह एंड कंपनी ऐसे चुनाव लड़, सर क्या है ये कि मतलब मनोज जी चुनाव घोषित हो गए, मतलब वोटिंग आप वोटिंग होने वाली और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में। सर ये भी तो देखिए 4-4, 5-5 महीने पहले से कार्यकर्ता वहां पहुंच गए थे, गली गली घूम रहे। एक बात तो पता है मुझे, और यही तो सुमेर सिंह करेंगे जाकर छिंदवाड़ा में, यही करेंगे। 20 साल से सत्ता में थे बिहार में, 20 साल से सत्ता में,
उसी दिन आपको पैसा डालने की आवश्यकता, मैं उस चुनाव की बात कर रहा हूं। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि अब वो समय आ गया है कि एक बार मोदी ने भी कहा था कि फ्री की रेवड़ियों के भी खिलाफ ठीक है ना, मैं भी कहता हूं अब वो समय आ गया है कि जो फ्री की रेवड़ियां चुनाव के पहले बढ़ती, इसके ऊपर एक नजीर बनना चाहिए, एक संविधान बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि आचार संहिता जिस दिन लग गई उसके बाद कोई रेवड़ियां नहीं बांटी जाएंगी। ठीक है जी। गुलरी जी देखिए, फ्री की रेवड़ी पे तो हम बात नहीं कर रहे हैं, आज विषय तो हमारा वही है, छिंदवाड़ा है। लेकिन बात अकेले छिंदवाड़ा की नहीं, 2 और नए संभाग बने, चूंकि संभागीय प्रभारी बनाए गए, कल ही घोषित हुई है सूची। ये पूरे संभागीय प्रभारियों की सूची को आप कैसा देख रहे हैं? क्या बीजेपी वास्तविकता चुनाव की तरफ बढ़ रही है या चुनाव की? एक बात, छिंदवाड़ा तो ठीक है, छिंदवाड़ा सबसे बड़ी चुनौती है कि कमलनाथ जैसा नेता वहाँ पे बैठे, लेकिन मंदसौर निमाड़ 2 नए संभाग बने। देखिए, बीजेपी में घोषणा अचानक होती है, लेकिन उसका फ्रेमवर्क और होमवर्क लंबे समय से चल रहा होता है। जो काम कांग्रेस नहीं कर सकी, छिंदवाड़ा को विकास मॉडल बोलते बोलते उस काम को बीजेपी ने लपक लिया, तो ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी है कि कम से कम आप उसको ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। जैसा कि अवनीश भी बोल रहे थे कि ठीक है, हम लोग थैंकफुल हैं बीजेपी के लिए, उन्होंने छिंदवाड़ा को गौरवान्वित किया संभाग का दर्जा देकर। दूसरा, बहस थोड़ी सी डिरेल्ड हुई कि बिहार तरफ चले गए हम लोग, चर्चा चूंकि चुनावी है, चूंकि बुंदेला जी बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी इतने सौम्य स्वभाव के हैं, ये जाहिर सी बात है, कोई भी नेता लंबी रेस का घोड़ा तभी होता है, आपका गुड बिहेवियर इज द कॉमन वर्च्यू ऑफ एवरी सक्सेसफुल मैन। आपके अंदर अच्छा गुड बिहेवियर है, बिना गुड बिहेवियर के आप इतनी लंबी दौड़ किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकते, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, अब नए नेता सीएम बनकर आए मोहन यादव जी। तो अच्छा व्यवहार तो स्वाभाविकता ही है एक सफल आदमी की, तो ये कोई वो नहीं है, मतलब इसमें कोई बड़ी बात कही है बुंदेला जी ने, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन जैसा आपने बताया कि संभागों का जो अभी वर्गीकरण हुआ है, एक विकेंद्रीकरण जल्दी से तो ये विकेंद्रीकरण जरूरी भी है ताकि एक जमीनी तौर पर विकास को स्क्रूटनाइज किया जा सके और लोगों को लाभ पहुंच सके। चलिए, ये भी है और ये भी समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले, यानी चुनाव जब जीतती है तो उसके बाद अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाती है। और ये भी इत्तेफाक समझिए कि जिस दिन बिहार के चुनाव के, गुलरी जी समय नहीं है, फिर अगली बार चर्चा कर लेंगे आपसे, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं तो अगले चुनाव दिखाई देने लगते हैं। बिहार में जीते और जिस तरह संभागीय संगठन प्रभारी अलग अलग बनाए गए, तो इसका मकसद तो यही है कि बीजेपी समझ रही है जहाँ जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। और खासकर जनजातीय वर्ग में आज भी हमने देखा कि जबलपुर पहुंचे थे और बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर जो चीज़ें दिखाई दे रही थी, तो बीजेपी की नज़र सभी जगह है, लेकिन कमलनाथ का गढ़ है, इसको कितना भेद पाएंगे? पिछली बार तो भेद दिया, पर बारी तो 28 और 29 विधानसभा लोकसभा दोनों में दिखाई देगी। बहुत धन्यवाद आपसे मेहमान मेरे साथ जुड़े, डॉक्टर गुलरेज, अवनीश बुंदेला जी, नमस्कार।